भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। यदि आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी चंद बातों का ध्यान रखकर अपनी यात्रा को सुरक्षित और आनंदमय बना सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी रोग का इलाज करवा रहे हैं तो यात्रा से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने वाली रुग्णता से बचने के लिए अपने शरीर को पर्यावरण के अनुकूल ढालने के लिए कुछ समय दें। किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की उपेक्षा न करें और समाधान के लिए यात्रा मार्ग में उपलब्ध नजदीकी चिकित्सा केंद्र से तत्काल संपर्क करें। पानी की कमी से बचने के लिए यात्रा के समय तरल पेय का सेवन करते रहें और कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण भोजन लें। खाली पेट यात्रा न करें। यात्रा के समय नशीले पदार्थों, धूम्रपान आदि से परहेज करें। यात्रियों को चाहिए कि वे समूहों में धीरे धीरे एक स्थिर गति बनाकर आगे बढ़ें और अपने को अधिक न थकाएं। यात्रियों की सुविधा और जानकारी हेतु श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी। कलाकार नमस्कार, कलाकार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, कलाकार सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस संबंधी कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती प्रेमलता बुराना जी। मैम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है चेक बाउंस संबंधी कानून, तो जब भी आप कोई चेक देते हैं या किसी से कोई चेक लेते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और चेक देते समय किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई चेक बाउंस होता है तो उसके लिए आपको किस तरह कानून में क्या सहायता दी गई है, किस तरह से आप केस लगा सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी और कहाँ लगा सकते हैं, आज हम इन्हीं सभी विषयों पर बात करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे
कि ये चेक बाउंस संबंधी कानून क्या है? देखिए मैडम, चेक बाउंस संबंधित कानून हमारे यहाँ एंशियंट टाइम से व्यापार, कमर्शियल ट्रेड्स और काफ़ी समय से चलता आ रहा है। यहाँ तक हम यूँ कहें कि ब्रिटिश एरा से ही चलता आ रहा है। जी। तो ट्रांजैक्शंस तो प्रारंभ से जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार से इसमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती जा रही हैं। जी। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आया है जी। उसी प्रकार से वो पहले क्या है कि परंपरागत जो तरीके रहते थे जी। उससे लोग व्यापार और व्यवसाय किया करते थे। जी। और उसके बाद से कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज आए, हुंडियाँ आई जी। और बहुत से ऐसे तरीके थे जिससे कि लोग पे करते थे किसी भी सामान का या कोई गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी जी। उसके लिए भी पे करने के लिए वो कैश मोड सबसे ईजियर था पहले। ठीक बात है। हाँ, बट अब क्या है कि वर्तमान समय में हम लोगों में से भी कई लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी में और इजियर बनाने के लिए, जी। ट्रांजैक्शन को और इजियर बनाने के लिए चेक्स दिए जाते हैं। जी। मैक्सिमम लोग उपयोग करते हैं, परंतु चेक दिए जाने के जितना इजी है उतना ही समस्या भी क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और शायद यही वजह है कि ये कानून बनाने की जरूरत महसूस हाँ, की गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा जी। कानून बनाने की ज़रूरत इसलिए हुई, 1881 का कानून है हमारा, जिसको कि कानूनी चेक बाउंसिंग से संबंधित जो कानून बनाया गया है वो 1981 में बनाया गया है। जी। और ये बनाया गया था 9 दिसंबर को। जी। बाकी उसका कमेंसमेंट प्रारंभ हुआ था 1 मार्च 1882 को। जी। परंतु वर्तमान समय में चेक बाउंसिंग के केसेस हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज को गवर्न करते हैं, जी। चेक को गवर्न करते हैं, प्रॉमिसरी नोट हैं। जी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं। जी। हाँ, जो ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनसे किसी हम दूसरे व्यक्ति को एक लीगल राइट क्रिएट होता है कि मान लीजिए मैंने आपको 10,000 का चेक दिया है। जी। तो 10,000 का चेक मैंने आपको दिया है, मतलब मैंने आपको अथॉराइज कर दिया है कि आप मेरी बैंक से 10,000 रुपये निकाल लें और उस चेक का उपयोग कर लें। जी। पर ऐसी कंडीशंस आती हैं कभी कभी कि चेक का मिसयूज़ होने लगता है। जी। तो उन सारी चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 को बनाया गया। जी। और उसका उपयोग किया जाता रहा है। जी। और इसीलिए इसमें प्रावधान हाँ, किए गए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कि समय के साथ परिवर्तन हुआ और चेक का इस्तेमाल होने लगा तो ये कानून बना और इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए। हम बात करें यदि इसमें किसी भी केस को लगाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? कोई भी इंसान का अगर कोई चेक बाउंस होता है किसी पार्टी का दिया हुआ, तो वो कैसे कोर्ट में केस लगा सकता है और उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है चित्रा जी आपने। जी। कोर्ट चेक बाउंसिंग की जो प्रक्रिया है, जी। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखना है कि हमने किसी को चेक दिया है या हमें किसी ने चेक दिया है। जी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें 3 महीने के अंदर उसको पेश करना है बैंक में स्वीकारने के लिए। जी। हाँ, और अगर 3 माह में हमने उसको पेश नहीं किया तो वो चेक वैलिड नहीं रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद की प्रक्रिया है, हमने चेक बैंक में लगाया है और किसी भी कारण से वो अगर डिसऑनर हो गया है, कारण कोई भी हो सकता है, जैसे फंड्स इनसफिशिएंट हो या स्टॉप पेमेंट कर दिया हो ड्रॉअर ने, जी, और खाता बंद है पहले से, ये सारी चीज़ें हैं और ये ग्राउंड्स हो सकते हैं चेक बाउंसिंग के। जी। और अगर चेक बाउंस होता है तो हमें बैंक एक रिटर्न मेमो के साथ में कि आपका इस रीज़न के कारण चेक डिसऑनर हो गया है, जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चेक डिसऑनर हो गया है, इन दैट कंडीशन जी, वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके 30 दिन के अंदर हमको जो चेक जिसने जारी किया है उसको लीगल नोटिस देना पड़ता है। जी। 30 दिन के अंदर। और अगर लीगल नोटिस नहीं दिया है आपने तो समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और आप चेक कोर्ट में केस लगाने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं रह जाएंगे और कोर्ट में भी वो एंटरटेन नहीं होगा आपका केस अगर आपने पेश किया है। जी। इसलिए दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि लीगल नोटिस देना मस्ट है। लीगल नोटिस देने के बाद की स्थिति बताएं जी। तो 15 दिन की अवधि दी जाती है चेक जारी करने वाले को जी, कि भाई आप हमारा चेक का जो अमाउंट है और उस पर जो इंटरेस्ट है जी, और जो नोटिस का खर्च है वो आप दे दें 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर वो चेक का जारी करता है, जिसे हम ड्रार कहते हैं, अगर उसने नहीं दिया है अमाउंट, देन आफ्टर 1 month वी कैन फाइल अ सूट इन द कोर्ट
1 माह का समय रहता है जी। कोर्ट केस फाइल करने के लिए। ये सारी प्रक्रिया, पर इसमें जो टाइम लिमिट्स दे रखी है उसका हमको विशेष ध्यान रखना होता है कि 1 महीने में हमको नोटिस देना हाँ जरूरी है। 1 माह में नोटिस देना जरूरी है। उसके 15 दिन के अंदर आपको वो देखना है कि वो आपका पैसा देता है कि नहीं देता है चेक जारी करता। जी। फिर उसके 1 महीने के बाद, मतलब लगभग इन्फॉर्मेशन चेक बाउंस होने की इन्फॉर्मेशन मिलने के लगभग 45 डेज के बाद में हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि इसमें समय सबसे महत्वपूर्ण समय है, सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है। चेक बाउंस होता है तो। जी जी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सारे गांव ने किए दरवाजे बंद, मुझो वाला नथुलाल रह गया मन। नथुलाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा। ए नथुआ, जब से शौचालय बनाया बाहर नहीं गया बेटा, 15 मिनट से अंदर है, रहा नहीं गया। एक ही नहीं सब दरवाजे बंद रखेंगे, क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। जा रे नथुलाल। दरवाजा बंद रहेगा हर कोई हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई हर रोज हमेशा। मिठाई के साथ मटर के दाने? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए हैं। लेकिन क्यों? माँ कहती है मटर के दाने शक्ति और बल का प्रतीक है। ये एक प्रथा है भाई। ताकि तुम हमेशा बलशाली रहो और वक्त पड़ने पर मेरी रक्षा कर सको। पर मुझे क्यों? ताकि तुम सक्षम बनो और अपनी रक्षा खुद कर सको बिना किसी मदद के। तुम्हारी सोच है औरों से जुदा। क्योंकि मेरी बहन है सबसे जुदा। आपकी बेटी भी है आपके बेटों के बराबर, उसे समान रूप से दे फलने फूलने का अवसर। सोच नहीं अपनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश की प्रगति में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप शिक्षा के महत्व को बढ़ा रहे हैं। आप अनेकों घरों में उजाला ला रहे हैं। आपदा के समय आप राहत पहुंचा रहे हैं। गर्व करें आप खुद पर, क्योंकि आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना रहे हैं। आप हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। आप अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। यह सब मुमकिन तभी होता है जब आप अपना आयकर समय से देते हैं। अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2019 तक जमा करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पे कॉल करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस संबंधी कानून पर। एक बार फिर याद दिला दें, बातचीत के लिए हमारे साथ हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती प्रेमलता बोराना जी। आइए चर्चा जारी रखते हैं। मैम, हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस संबंधी कानून पर। तो यदि किसी का चेक बाउंस होता है और वो केस लगाना चाहता है, सपोज कि किसी का चेक किसी बम्बई से किसी व्यक्ति ने उसको दिया, बम्बई के अकाउंट का चेक है, और वो अपने अकाउंट में भोपाल में डालता है, यहाँ उसका चेक बाउंस हो जाता है, वो व्यक्ति भोपाल में रहता है, तो ऐसी स्थिति में केस कहाँ पर लगेगा? देखिए मैडम, अगर बॉम्बे से भी जारी किया है चेक जी, और वो व्यक्ति भोपाल में रहता है जिसे चेक दिया है चेक जारीकर्ता ने, तो वो जहाँ पेश करेगा जी, जहाँ सिकरने के लिए बैंक में पेश किया जाता है जी, तो उसी बैंक में जो लोकल जुरिस्डिक्शन रहता है जी, हाँ, जहाँ कोर्ट रहती है लोकल जुरिस्डिक्शन की, वहीं पर पेश किया जाएगा। जहाँ चेक वो जारीकर्ता की जो बैंक है
जी सिचुएटेड है, वहीं पर जुरिस्डिक्शन रहता है, क्षेत्राधिकार। मोटे तौर पर मान लें जिसको हमने चेक जारी किया है जी। और उसने बैंक में जहाँ जिस जगह पे लगा दिया उसने है, जो अपने अकाउंट हाँ, उसने जिस जगह पे लगा दिया है जी, तो वही वहाँ का जुरिस्डिक्शन रहेगा। बिल्कुल। हाँ, क्षेत्राधिकार के संबंध में अभियुक्त का खाता भी अगर खाते के माध्यम से पेमेंट करते हैं जी, हाँ, तो वहाँ भी केस लगाया जा सकता है। जैसे अभियुक्त का खाता भी और उसका कंप्लेनेंट का भी है खाता वहाँ पे, दोनों तो का वहाँ अगर एक ही दोनों जगह पे हाँ है, एक ही जगह पे है, तो एक ही जगह पे है, उस कोर्ट में भी लगा सकते उसमें हैं। भी लग सकता है। मतलब जहाँ व्यक्ति ने चेक डाला है वो वहाँ भी लगा सकता है, हाँ। और जहाँ जिसने चेक जारी किया है हाँ, वहाँ भी वो उसका उस जगह से जहाँ से जारी हुआ है। नहीं करेक्ट करना चाहूँगी मैं थोड़ा सा, ये जो जिसको चेक जारी किया है जी, हाँ, अगर वो उसका भी खाता है उस जगह में, वो स्वीकारने के लिए पेश करता है जो, जी, हाँ, वहीं पर जुरिस्डिक्शन रहता है उसका, भले ही उसमें जिसने चेक जारी किया उसका भी खाता हो। अच्छा, उसके खाते से अगर स्वीकारना चाहता है वो जी, एक्यूज के खाते से, जी जी तो वहाँ भी लगा सकता है केस। जी। मुख्य बिंदु ये है कि हाँ, जहाँ वो चेक उसने कैश होने के लिए पेश किया लगाया है है। वहाँ लगा सकता है। हाँ, क्षेत्राधिकार वहाँ का होगा। हम बात करें कि समय सीमा, हाँ, कोई भी चेक अगर बाउंस होता है और वो बाउंस होने के बाद आता है तो उसमें क्या लिमिटेशन है और क्या सीमाएं हैं कि कितने समय में केस लग जाना चाहिए और क्या माना गया है इस मामले में? चित्रा जी, जैसे कि हमने पहले बात की कि इंफॉर्मेशन मिली आपको, उसके 45 डेज में केस फाइल कर सकते हैं जी, तो 30 दिन तो उसकी हमारी समय सीमा है, जो कि हमारे एक्ट में ही दे रखी है जी, सेक्शन 142 में प्रोविज़न है इसका। जी, तो एक तो लिमिटेशन हो गया 1 महीने का, बिल्कुल, और वो शुरू करेंगे जिस दिन 15 दिन हमने उसको चेक जारीकर्ता को टाइम दिया है जी, और 15 दिन में उसने हमें पैसा नहीं दिया है तो उसके दूसरे दिन से हम काउंट करेंगे कि 1 माह की जो आपकी अवधि है वो कब ख़त्म हो रही है। जी, हाँ, और उसके बाद में अगर और लेट हो जाता है 1 महीने के बाद में भी अगर हम कोर्ट में केस लगाना चाहें जी, तो इन दैट कंडीशन एक एप्लीकेशन फाइल करना होगी जी, कि कोई रीजनेबल ग्राउंड बताना होगा आपको कि हम इस वजह से लेट हो गए हैं कि कोर्ट में केस लगाने के लिए। अगर कोर्ट ये पाता है कि आपका जो ग्राउंड है रीजनेबल है तो वो अलाउ करता है कि आप 1 महीने के बाद भी केस लगा सकते हैं। जी। मैम, एक सवाल ये उठता है, आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कोई भी चेक बाउंस होता है तो 30 दिन के अंदर नोटिस देना जरूरी है, नहीं तो उसके वो अधिकार खत्म हो जाते हैं। एक लेमैन को ये चीज़ पता नहीं होती, तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वो फिर कैसे ये तय करेगा। कई बार होता है कि आदमी अनजाने में उसे नहीं पता होता कि 30 दिन में नोटिस देना है, अगर नहीं दे पाता है तो उसके लिए सहायता के रास्ते बंद हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं चित्रा जी सहायता के रास्ते जी, क्योंकि लीगल नोटिस ही मस्ट होता है चेक बाउंसिंग के केसेस में। वो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जैसे ही अगर आपका कोई केस है इस तरह का चेक बाउंसिंग का और आपका कोई चेक बाउंस हुआ है तो विदिन 30 डेज आपको नोटिस देना ही है, ये मस्ट है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और बिल्कुल विदाउट इसके आप बिल्कुल केस फाइल नहीं कर सकते हैं। और आपने जो अमाउंट आपका दे दिया है और चेक जारी करता के खाते में पैसा नहीं हुआ और आपको पैसा फिर मिलने से आप वंचित रह जाएंगे। दूसरे खैर तरीके हैं चित्रा जी इसके लिए जी, हाँ, जो जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है जी, वो सेक्शन 420 है आईपीसी का जी, हाँ, उसके अंतर्गत भी केस लगा सकता है। और सीपीसी एक व्यवहार प्रक्रिया संहिता है जी, उसके ऑर्डर 37 में भी वो पैसा वसूल कर सकता है मनी सूट लगा के और वो राशि उसको मिल सकती है, बट नो विदाउट नोटिस आप केस चेक का नहीं लगा सकते। बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि चेक बाउंस के मामलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है किसी भी शिकायतकर्ता का, वो ये होता है कि जब उसका चेक बाउंस हुआ है, उसको वो सूचना मिली है बैंक से, उसके पास मेमो आ गया कि भाई ये चेक बाउंस इस कारण से आपका डिसऑनर हो गया है, आप तुरंत किसी वकील से संपर्क करें। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी विधिक सलाहकार से सलाह लें और 30 दिन के अंदर नोटिस जरूर दें, अन्यथा आप इस कानून के तहत कोई भी केस लगाने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी पहली शर्त है कि आपको 30 दिन के अंदर नोटिस देना है। चित्रा जी, यहाँ मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को जी, नोटिस भेजना ही मस्ट नहीं है। नोटिस भेजा हमने तो ये भी एश्योर कर लें कि वो उसके सही पते पे भेजा है हमने नोटिस जी, वो जो एक्यूज्ड है वो वहाँ रहता है या वहाँ पे काम करता है जी, मतलब ये एश्योरेंस भी होना चाहिए कि उसको मिला या नहीं मिला।
आपने बताया कि ये एश्योरेंस होना चाहिए, तो इसके लिए क्या जो पता उसका उसने दिया होगा या जो उसका एड्रेस होगा, यदि उसी एड्रेस पे जो उसके पेपर्स में होगा, हाँ, जो उसके अकाउंट में होगा, जो पेपर्स में होगा, वो पता उसी मान्य होगा। पते पर। कोर्ट किस चीज को मानती है? लीगल एड्रेस या मतलब सही पता कैसे पता चलता है? जब कंप्लेंट की जाती है कोर्ट में जी, तो सही पता तो कंप्लेनेंट ही प्रोवाइड करवाता है जी, और वो कंप्लेनेंट, ये प्रायर स्टेज है कि आपने नोटिस भेजा है, जी, नोटिस भेजा है, वो तो एक आपका कंटेंट है कोर्ट में केस फाइल करने का। जी, तो जो पता है वो तो एक्यूज का पहले से ही नोटिस भेजा जा चुका होता है। जी, तो कोर्ट ये एश्योरेंस करती है कि हाँ, ये प्रिजम्पशन कर सकती है कोर्ट की एक्यूज जो है वो इसी पते पर रहता है। जी, और जब तक कि नोटिस, एक सेक्शन 27 है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, जी, अगर सही पते पर नोटिस जारी किया जाता है तो ये माना जाता है कि उसको सही पते पे मिल गया होगा नोटिस। ये हम प्रिजम्पशन कर सकते हैं। जी, प्रिजम्पशन मीनिंग मान सकते हैं, धारणा ऐसा कर सकते हम मान सकते हैं बिल्कुल मान सकते हैं कि कि ये वो नोटिस उसको मिल गया होगा। मतलब यदि कोई फर्म का चेक है, हाँ, किसी फर्म ने जारी किया है, हाँ, अब उसमें हाँ, तो बहुत सारे पार्टनर भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो चेक यदि बाउंस होता है तो ऐसी स्थिति में किसका दायित्व आता है? कौन जिम्मेदार है फर्म के चेक के मामले में? देखिए चित्रा जी, जो सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जी, उसके सेक्शन 141 में ये प्रावधान है कि अगर चेक किसी फर्म ने जारी किया है जी, तो एट दैट टाइम जो भी उसका डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, जी, जो उस समय इंचार्ज रहा हो, पूरा कार्यभार संभालने का इंचार्ज रहा हो, जी, तो उस पर पूरी लायबिलिटी रहेगी कि वो उनके नॉलेज से चेक जारी किया गया है, कंसेंट से चेक जारी किया गया है, जी, तो पूरी लायबिलिटी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर फर्म या कहीं पार्टनरशिप कोई फर्म रहती है तो जो दूसरा भागीदार रहता है उस पर भी पूरी लायबिलिटी बनेगी। हाँ, मतलब जो भी हाँ, उसमें पार्टनर जो भी पार्टनर डायरेक्टर्स हैं वो सभी हाँ, जो समान रूप इंचार्ज से- हैं उस जो समय, इंचार्ज हैं, जो समान रूप इंचार्ज से हैं जिम्मेदार तो समान रूप से लायबिल रहेंगे। मैडम, जब भी कोई चेक जारी किया जाता है तो चूंकि आप इस तरह के केसेस डील करती हैं, आपके जी। सामने ये समस्याएं आती होंगी, तो एक आम आदमी को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है चित्रा जी। यहाँ पे ये प्रश्न मैं दर्शकों को जोड़ना चाहूँगी। जी, सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग मैक्सिमम लोग चेक से आजकल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो चेक जारी करते समय ये एश्योर कर लें कि कहीं चेक स्पष्ट रूप से भरा हुआ हो और कहीं भी ब्लैंक ना रहे, म्यूटिलेटेड चेक ना हो और सिग्नेचर हमारे वही हों जो हमने बैंक में किए हैं और डेट प्रॉपर भरी हुई हो उसमें। अगर आपने प्रॉपर डेट नहीं भरी है या जिस व्यक्ति को चेक जारी कर रहे हैं उसका नाम नहीं भरा है, तो ये मान लेंगे जिसको भी चेक मिला, समझ लीजिए उसको वो कैश मिल गया है, वो जाके और बैंक में लगा देगा और वो जितने का आपने चेक जारी किया है वो राशि वो प्राप्त कर लेगा। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अकाउंट से पे करेंगे तो सेफ है जी। तो चेक जारी करते समय चेक के जो कॉर्नर पे 2 लाइन क्रॉस करते हैं, हम आम भाषा में 2 लाइन क्रॉस कर देते हैं, दैट इज अकाउंट पे ही चेक, मतलब जिसको हमने जारी किया है वो उसके खाते से उसको मिलेगा वो पैसा। जी, हाँ। और सबसे एक चेक में एक नीचे की साइड में जो रहता है IFSC कोड और रिजर्व बैंक का कोड रहता है वो, तो सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए वहाँ कहीं मार्क नहीं हो या कटा फटा नहीं हो, कहीं पिंच ना कर दिया जाए। जी, हाँ, तो ये बहुत सारी सावधानियां हैं जो हमको बरतनी चाहिए। और अगर आपको चेक दिया है जी, तो चेक लेने वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए। जी, बिल्कुल। चेक जारी करने वाले को तो रखना ही है जी, पर चेक लेने वाले को भी सावधानी रखनी चाहिए। अगर वो चेक लेता है जी, इन दैट कंडीशन एक एग्रीमेंट ले लेना चाहिए जी, पैसा लेने वाले से जी, कि मैंने उसको इस ट्रांजेक्शन के बदले में चेक दिया है जी, और उसकी साइन लेना चाहिए जी, और ताकि वो जब कोर्ट में केस फाइल करेगा तो उसके पास एविडेंस रहेगा कि इन्होंने चेक मुझे इस लीगल लायबिलिटी या लीगल डेट के लिए दिया था। जी, तो ये सारी चेज़ें ध्यान रखने की होती हैं। दोनों ही पक्षों को सावधान, दोनों ही पक्षों को अवेयर रहना होगा। जी, और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो चेकबुक रहती है हमारी, उसका एक काउंटर पार्ट होता है। तो जब हम किसी को चेक जारी करते हैं तो उसके काउंटर पार्ट में हम उसको नोट कर लें। जी, बिल्कुल। हाँ, मैडम, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कानून के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हमें प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि
चेक बाउंस संबंधी जो कानून है उससे आपको बहुत सारी सहायताएं आप ले सकते हैं, उसमें बहुत से प्रावधान है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप समय का ध्यान रखें, समय में उसमें आप कार्रवाई करें और साथ ही चेक देते समय और लेते समय बहुत सावधानी रखें कि जिससे आपका चेक बाउंस ना हो, आप जिससे ले रहे हैं वो भी कोई गलत चेक आपको ना दे दे। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।